जी बिल्कुल, जब से तैयारी शुरू की थी तब से चाहती थी कि किसी जिले की डीएम बनूं और अब लग रहा है वो सपना साकार हो जाएगा। डीएम? जी जी अब तो आप डीएम साहिबा कहलाएंगी। जी डेफिनेटली। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम मोनिका श्रीवास्तव है। जी एक्सपेक्टेड सर्विस तो आईएएस ही है, क्योंकि मैंने अपनी प्रेफरेंस फर्स्ट आईएएस, आईपीएस और आईआरएस डाला था इस बार, तो मेरे रैंक के हिसाब से मुझे आईएएस मिल जाना चाहिए। जी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैंने अभी तक तो खान सर का कोई सपोर्ट नहीं लिया है, बट मैंने थोड़ी बहुत रील्स देखी हैं उनके और मैंने देखा है लोग काफ़ी पसंद करते हैं उनको। बहुत सारे अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी मेरे हिसाब से तो हम पब्लिक सर्विस में आए हैं तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है और पब्लिक सर्विस का ही टारगेट होना चाहिए। शादी विवाह के बारे में क्यों नहीं सोचा? अभी तक तो मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी तो अभी मुझे टाइम नहीं मिला सोचने का। अब आगे देखेंगे। आप 2023 में यूपीएससी ही क्रैक की थी? हाँ जी, यूपीएससी में मेरी 455 रैंक थी और उस मेरिट के हिसाब से मुझे रेलवे सर्विस अलॉट हुई थी। टीचर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है लेकिन एजुकेशन जो है सरकारी विद्यालय में नहीं मिल पा रहा। जी अब एजुकेशन एक ऐसा विभाग है जहाँ काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और काफ़ी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आप एक बार ऐसा हुआ था प्रीलिम्स में मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे और मुझे लग रहा था हो जाएगा और मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी, बट उस साल मेरा प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार से किया? मैंने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया है। यूट्यूब पे मैं थोड़े बहुत वीडियोस देखती थी फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो मुझे लगता है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी चेंजेस लाए जा सकते हैं, चाहे वो अटेंडेंस को लेकर के हो, चाहे वो मिड डे मील को लेकर के हो। हाउस का काम, घर का काम कभी किया है, जैसे कि खाना बनाना, दाल चावल रोटी, इस प्रकार का काम आप करती हैं? जी मेरी मम्मी ने उस मामले में मुझे काफ़ी छूट दे रखी थी। वो बोलती थी तुम पढ़ाई करो, बाकी घर का काम हम देख लेंगे। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में हुआ था और इस बार मेरा सिलेक्शन विद रैंक 16 2025 वाले एग्जाम में हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। एक कहावत कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। और हमारे कैमरे पे आपको अभी एक लड़की दिख रही है। ये लड़की नहीं, ये जिलाधिकारी बन गई है। जिलाधिकारी का मतलब होता है डीएम। ये डीएम साहिबा हैं और अभी यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 की जो एग्जाम हुई थी और रिजल्ट 2026 में आई है और बिहार के औरंगाबाद जिले की बेटी है मोनिका श्रीवास्तव, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो हमारे देश में चल रहा है, इसलिए चलाया गया था क्योंकि बेटियों को लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आज एक पिता, एक माता, एक परिवार ने बेटी को पढ़ाया और बेटी ने इतिहास रच दिया है, कमाल करके दिखाया है। और ये मोनिका श्रीवास्तव है जो यूपीएससी 2025 की जो एग्जाम हुई थी, अभी बीते दिन एक दिन पहले रिजल्ट आई है, उसमें पूरे देश में 16वां रैंक लाई है, 16वां स्थान हासिल किया है और इतिहास रचने का काम की है और ये कुछ दिनों में डीएम बनेंगी। तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई भी। थैंक यू सो मच। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम मोनिका श्रीवास्तव है। मैं औरंगाबाद बिहार में पली और बड़ी हूँ। मूलतः बलिया उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल औरंगाबाद से हुई। उसके बाद मैंने आईआईटी गुवाहाटी में ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने कुछ टाइम के लिए एक प्राइवेट कंपनी में काम किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में हुआ था और इस बार मेरा सिलेक्शन विद रैंक 16 2025 वाले एग्जाम में हुआ है। क्या बनेंगी आप? जी एक्सपेक्टेड सर्विस तो आईएएस ही है, क्योंकि मैंने अपनी प्रेफरेंस फर्स्ट आईएएस, आईपीएस और आईआरएस डाला था इस बार, तो मेरे रैंक के हिसाब से मुझे आईएएस मिल जाना चाहिए। आईएएस में जाना चाहिए? जी जी। सपना क्या है आपका? जी बिल्कुल, जब से तैयारी शुरू की थी तब से चाहती थी कि किसी जिले की डीएम बनूं और अब लग रहा है वो सपना साकार हो जाएगा। डीएम? जी जी। अब तो आप डीएम साहिबा कहलाएंगी। जी डेफिनेटली। कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक वो ऐसा लग रहा है कि कोई मिरेकल हो गया है। वो फीलिंग अभी भी सिंक इन हुई नहीं है, थोड़ा समय लगेगा शायद सेटल डाउन होने में। श्रेय किसको देना चाहती हैं आप? श्रेय मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई बहन, मेरे भैया भाभी, दीदी जीजू, सबने बहुत फेथ दिखाया है मुझ में। और मेरे मामा का भी सपना था कि मैं आईएएस निकालूं। मेरे नाना जी का सपना था, मेरे चाचा चाची, बड़े पापा, सबने बहुत मेरे में फेथ दिखाया है। उसकी वजह से ये एग्ज़ाम जो टाइम डिमांड करता है, मैं वो टाइम दे पाई। मुझे लगता था कि मेरे से हो जाएगा। सब बोलते थे तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। तो वो एक मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है मेरे लिए।
कितना स्ट्रगल रहा आपके लाइफ में आईएएस का सफर तक? जी मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल थी, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता था। 9 to 5 जॉब होती थी मेरी और उसके बाद पढ़ाई का समय कम मिलता था। तो 2023 वाले अटेम्प्ट में मैं फुली सॉफ्टवेयर इंजीनियर में के तौर पे कार्यरत थी और कभी कभी 5 बजे के बाद में मीटिंग्स होती थी। तो उस टाइम पे मैं फिर लंच आवर्स में या मॉर्निंग आवर्स में या वीकेंड्स पे पढ़ाई करने की कोशिश करती थी। तो टाइम मैनेजमेंट। दूसरा चैलेंज ये था कि मेरा 2023 में सिलेक्शन हो गया था ऑलरेडी सेंट्रल सर्विसेज में, तो वापस से उसी एग्जाम की तैयारी करना, वापस से उतने ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना जब आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब आ गई हो, वो भी एक चैलेंज रहा था मेरे लिए। आप 2023 में यूपीएससी ही क्रैक की थी? हाँ जी, यूपीएससी में मेरी 455 रैंक थी और उस मेरिट के हिसाब से मुझे रेलवे सर्विस अलॉट हुई थी। 455 रैंक और छलांग लगाकर 16वां रैंक। हाँ जी जी। काफी मेहनत की होंगे आप। हाँ, मैंने अपने वीकनेस एरियाज आइडेंटिफाई किए थे कि कहाँ पर मेरे मार्क्स कम रह गए थे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में मेरे मार्क्स कम थे, तो मैंने उसमें थोड़ी मेहनत की और फिर इंटरव्यू में मुझे लगा कि लास्ट टाइम मेरे 171 थे, तो वो स्कोप था इम्प्रूवमेंट का। तो मैंने इस बार इंटरव्यू में भी बहुत कंफर्टेबली जा करके बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट किया था जो भी मेरी पर्सनैलिटी है उसको। तो आई थिंक इंटरव्यू में वो रिफ्लेक्ट हुआ होगा। मे बी मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू में मार्क्स मेरे बढ़े होंगे इस बार। क्या लग रहा है कि इंटरव्यू में लगभग कितने मार्क्स मिले होंगे आपको? इस तरह से गेज करना तो मुश्किल है कि एग्जैक्ट मार्क्स कितने होंगे। लास्ट टाइम मेरा स्कोर 171 था, तो मैं होप कर रही हूँ कि उससे तो ज़्यादा ही मिले हैं इस बार डेफिनेटली। तो आई थिंक 180-190 अराउंड मिल गए होंगे मुझे। क्या आपका पेपर में कितना अनुमानित? जी मेंस मेरा अगर जनरल स्टडीज़ की बात करें तो लास्ट टाइम जैसा हुआ था ऑलमोस्ट उसी लाइंस पे इस बार भी हुआ था। तो जीएस में मेरे मार्क्स बहुत इंप्रूव नहीं किए होंगे, बट ऑप्शनल पेपर जो होता है इकोनॉमिक्स जो मेरा सब्जेक्ट था उसमें एक पेपर 1 में मैंने काफ़ी मेहनत की थी और उसमें इस बार न्यूमेरिकल सॉल्व वगैरह किए थे मैंने, तो और वो न्यूमेरिकल सही सॉल्व किए थे। तो मुझे लगता है वहाँ पर 15-20 नंबर की छलांग लग सकती है। छलांग लग सकती है? जी जी, छलांग आपने लगा दिया है, इसीलिए आप 16वीं रैंक पे आ गए हैं। बिल्कुल। अब मार्कशीट आएगी तो देखना है कहाँ पर मेरे मार्क्स पड़े हैं। क्या आपको भरोसा था कि आप पूरे देश में 16वां रैंक लाएंगे? जी ये ऐसा एग्ज़ाम है कि आप बिल्कुल अनसर्टेन होते हो कि कौन से स्टेज पर आपका होगा भी या नहीं होगा। प्रीलिम्स में आप एक बार ऐसा हुआ था, प्रीलिम्स में मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे और मुझे लग रहा था हो जाएगा और मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी, बट उस साल मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ। तो मैंने वो फेज़ भी देखा है। तो इस बार आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट ये फीलिंग थी कि अगर होगा तो अच्छे रैंक से होगा, अदरवाइज मैं लिस्ट से बाहर होंगी, ये वाली फीलिंग थी मुझे। आप किसी गुरुजन का नाम नहीं लिए, क्या आप सेल्फ स्टडी करती थी? जी मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स या कोचिंग नहीं ली है इसके लिए। मैं क्योंकि चेन्नई में थी पहले और फिर उसके बाद मैं अभी ट्रेनिंग में थी, तो मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है, बट टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने लिया है। जैसे आयुष सर है फोरम आईएएस के, उन्होंने मुझे गाइड किया था प्रीलिम्स के लिए कि प्रीलिम्स में कैसे मतलब 100% श्योर शॉट तुम्हारा निकल जाएगा अगर तुम ये स्ट्रैटेजी अपनाओगी तो आयुष सिन्हा सर। फिर एथिक्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी पीयूष सर की। तो ये 2 लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगी। अभी पूरे देश में सबसे चर्चित सर हैं खान सर, क्या मतलब उनका भी सहयोग लिया है? क्या कहना चाहती हैं आप? जी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैंने अभी तक तो खान सर का कोई सपोर्ट नहीं लिया है, बट मैंने थोड़ी बहुत रील्स देखी हैं उनके और मैंने देखा है लोग काफ़ी पसंद करते हैं उनको, हालांकि मैंने कोई उनसे गाइडेंस नहीं लिया। क्या लगता है कि खान सर जैसे शिक्षक के देश के शिक्षा को आगे बढ़ा पाएंगे? जी बिल्कुल। अगर किसी भी कंपटीशन में अगर किसी मेंटर का गाइडेंस हो तो बच्चे को समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। तो अगर वो राइट मेंटरशिप अगर आपको प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों को सीक आउट करना चाहिए मेंटरशिप एंड गाइडेंस। अब तो आप आईएएस बन गई हैं, डीएम भी कुछ दिनों में बनेंगी, महीनों सालों में बनेंगी आप। क्या आपका लक्ष्य है? कौन कौन सा कार्य दिमाग में आपका चल रहा है डेवलपमेंट का? जी सबसे पहले तो मैं जिस भी जिले में रहूँगी वहाँ पर रिसर्च करूँगी थॉरोली कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है डिस्ट्रिक्ट की, उस हिसाब से अपना प्लान करूँगी किस एरिया में फोकस करना है। बट मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे ही फोकस रहेगा, या तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और सेकेंडली मैं जेंडर एम्पावरमेंट पे फोकस करना चाहूँगी। जेंडर एम्पावरमेंट? यस यस। अभी बहुत सारे अधिकारी रिश्वत लेते धरा जा रहे हैं, ब्लॉक के बीडीओ साहब हो, सीए साहब हो, चाहे देश के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं यूपीएससी के द्वारा जो बनते हैं, बहुत सारे अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? जी मेरे हिसाब से तो हम पब्लिक सर्विस में आए हैं तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है और पब्लिक सर्विस का ही टारगेट होना चाहिए। अब
इस मामलों में तो इन्वेस्टिगेशन होती है और जैसा भी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आता है उस हिसाब से एक्शन लिया जाता है, बट जो इंटेंशन होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सर्विस का वो सिर्फ पब्लिक सर्विस होना चाहिए। अगर आप डीएम बनेंगे और आपके नीचे के पायदान के जितने भी अधिकारी कर्मचारी होंगे अगर पकड़े जाते हैं रिश्वत में सम्मिलित होते हैं तो क्या आप कार्रवाई करेंगी? जी बिल्कुल, अगर आप पब्लिक सर्विस में और आप पब्लिक का पैसा यूज़ कर रहे हैं और अगर ये इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि किसी ने कहीं से भी मिस यूटिलाइज किया है पब्लिक फंड का, तो उस हिसाब से एक्शन लेने की ज़रूरत है। आगे क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य अभी तो मैं सर्विस अलोकेशन का वेट कर रही हूँ, 2 महीने बाद आ जाएगा और होपफुली मुझे मेरी ड्रीम सर्विस मिल जाएगी। उसके बाद फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू होगी मसूरी में सम टाइम बाय अगस्त, तो 1-1.5 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग होगी और मुझे कार्डर भी अलॉट होगा, जो भी स्टेट में मुझे भेजा जाएगा वो अलॉट होगा। तो अभी तो मैं वेट कर रही हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी मेरे पिताजी ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता के तौर पर रिटायर किए हैं और अभी पोस्ट रिटायरमेंट भी उन्होंने जिला परिषद में ज्वाइन किया है। कितने भाई बहन हैं आप? जी मुझे लेकर के 5 भाई बहन हैं, मेरे से बड़े 3, एक बड़ा भाई और 2 बड़ी बहनें हैं और मेरे से छोटा एक भाई है। क्या क्या करते हैं? जी सबसे बड़ी बहन जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट है यूपी में, फिर उसके बाद भाई है वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर है, फिर दूसरे नंबर की बहन है वो भी डॉक्टर है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से, चौथे नंबर पे मैं हूँ और जो सबसे छोटा वाला भाई है वो IIT दिल्ली से बीटेक कर रहा है अभी के जनरेशन में सोशल मीडिया का आए दिन छात्र छात्राएं इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल भी हो रहा। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार से किया? मैंने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया है। यूट्यूब पे मैं थोड़े बहुत वीडियोस देखती थी फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। मैंने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे। व्हाट्सएप मैं यूज़ करती थी अपनी फैमिली से कनेक्ट करने के लिए, वीडियो कॉल्स वगैरह करने के लिए, बट इंटरनेट का यूज़ किया है, हाउएवर सोशल मीडिया का उतना यूज़ नहीं किया है। इतना नॉलेज और ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? आपकी एक IAS बनेंगे, लोगों का सपना होता है IAS बनना। IAS के नाम से लोगों को लगता है कि IAS हमसे तो नहीं हो पाएगा, IPS हमसे नहीं हो पाएगा, UPSC BPSC के नाम से लोग डर से पीछे हट जाते हैं। और आप तो लगातार BPSC UPSC कई जॉब कर लिए जैसा कि आप बता रही हैं, फिर भी IAS का जो लक्ष्य था उसको पाने के लिए लगातार आप नौकरी में रहते भर भी क्यों मेहनत कर रहे थे? जी अगर एक मैंने टारगेट डिसाइड कर लिया तो फिर मैं अपना 100% देती हूँ। मैंने जब IIT की भी प्रिपरेशन की थी तो मेरा ये टारगेट था कि अगर मैं इस एग्ज़ाम के लिए बैठ रही हूँ तो मैं 100% प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जब एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो लगे कि काश मैं ये भी पढ़ लेती, काश मैं वो भी पढ़ लेती। मुझे वो फुली सेल्फ सेटिस्फाइड होना था। तो हर एग्ज़ाम के लिए मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन की है, सिलेबस को समझा है और मेरे हिसाब से ये नॉलेज से ज़्यादा स्ट्रैटेजी का रोल होता है। हर एग्ज़ाम की सिलेबस के हिसाब से मैंने पढ़ाई की है और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए, उस हिसाब से मैं रिवीजन करती थी। तो एग्जाम की स्ट्रैटेजी बना करके प्रिपरेशन करा है, तो और वो हेल्पफुल रहा है काफ़ी। वो दौर बताइए, वो फेज बताइए आप जब आपको लगा होगा कि हमसे ये नहीं हो पाएगा या कुछ परेशानियां लाइफ में आए होंगे जिसकी वजह से लगा होगा कि IAS बनने का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। जी फेलियर्स देखा है मैंने भी, हर किसी को फेलियर देखना पड़ता ही, और वो मेरे लिए एक स्ट्रगल बता दीजिए। एक स्ट्रगल मैं बोलूँगी, जब मैंने अपना कोविड के बाद पहला अटेम्प्ट दिया था और वो मैंने पढ़ाई करके दिया था और उसमें मेरा प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ था। और प्रीलिम्स में जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मुझे लगा कि हो जाएगा, मेरे मार्क्स ठीक ठाक बन रहे थे, और जब रिजल्ट आया तो मेरा नहीं हुआ। तो आई थिंक वहाँ पर काफ़ी डिमोरलाइज हुई थी मैं, मुझे लगा शायद ये एग्ज़ाम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारा और हौसले को उड़ान देने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करने लगी। हाँ, फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, मुझे क्योंकि इवैल्यूएट करना था कि क्यों नहीं हुआ प्रीलिम्स में। फिर मेरे फादर ने भी मुझे कहा कि एक बार फिर से देकर देखो। मुझे लगा शायद क्विट कर देना चाहिए, अब मेरे पास अच्छी खासी जॉब थी, बट फिर वापस से प्रीलिम्स दिया और इस बार बहुत मेहनत की, क्योंकि मॉक टेस्ट वगैरह काफ़ी लगाए, प्रैक्टिस टेस्ट मैंने बहुत लगाए, अराउंड 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गई थी मैं। तो वो अपना 100% दिया और हो गया फिर उसके बाद, तो काफ़ी अच्छा भी लगा। बिहार राज्य हमारे देश में शिक्षा में सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। अगर आपको मौका मिलेगा किस प्रकार से आप सुधार करेंगी? जी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी देखी जा रही हैं हर जगह एजुकेशन में, वेदर इट भी बिहार और इन जनरल भी भारत में। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे लगता है कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी चेंजेस लाए जा सकते हैं, चाहे वो
अटेंडेंस को लेकर के हो, चाहे वो मिड डे मील को लेकर के हो, ओवरऑल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके कर सकते हैं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था का हाल अभी क्या है, आप बता सकती हैं? जी, मेरे हिसाब से तो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, अभी इनरोलमेंट्स वगैरह बढ़ गए हैं, वेदर इट बी मेल और फीमेल इनरोलमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर हो रहा है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है, तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। टीचर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन एजुकेशन जो है सरकारी विद्यालय में नहीं मिल पा रहा है। जी, अब एजुकेशन एक ऐसा विभाग है जहाँ काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और काफ़ी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो वो धीरे धीरे आई थिंक इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं और टाइम लगेगा हमारे विकसित बिहार की ओर जाने में अभी। चलिए, पूरे बिहार के लोगों से आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मुझे मेरे सक्सेस के विशेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है, उन्हें बहुत सारा थैंक यू। और बिहार के युवा से यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये दिमाग से उस एग्ज़ाम का भय निकाल दें और तभी तैयारी शुरू करें और एक स्ट्रैटेजी बना लें प्रिपरेशन के टाइम पर। बहुत सारे छात्र छात्राएं राह से भटक करके और गलत रास्ते पर चले जाती हैं और अपने लक्ष्य को साइड में रख देती हैं, वैसे युवा युवतियों से आप क्या कहेंगी? मैं यही बोलूँगी कि आप अपने टारगेट्स डिसाइड कर ले। यूजुअली लोग लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनाते हैं कि मैं 3 महीने में लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लूँगा। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म टारगेट्स होने चाहिए कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, तो वो वीकली टारगेट्स बना सकते हैं, डेली वाइज टारगेट्स बना सकते हैं और उसको ट्रैक करते रहें। और अगर किसी सीनियर से कंसल्ट करके एक थोड़ी बहुत मेंटरशिप मिल सकती है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने सोर्सेज कितने लिमिट रखने हैं, तो वो एक किसी सीनियर से जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो इस एग्ज़ाम का, उससे थोड़ी बहुत गाइडेंस ले तो आप सही ट्रैक पे जा सकते हैं। यूपीएससी क्रैक करने के लिए, आईएएस बनने के लिए कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती है? जी, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स आपको 6 से 7 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम डिमांडिंग है काफ़ी, टाइम वाइज भी और एफर्ट वाइज भी। बट एग्ज़ाम जब पास आते थे तो मैं 10-12 घंटे भी पढ़ लेती थी। हालांकि मैं कभी ऐसे टारगेट नहीं बनाती थी कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, रैदर देन दैट मैं ये टारगेट करती थी मुझे इतने टेस्ट कंप्लीट करने हैं, मुझे इतने रिविजन्स कंप्लीट करने हैं। क्या आप मतलब कि हाउस का काम, घर का काम कभी की है, जैसे कि खाना बनाना, दाल चावल रोटी, इस प्रकार का काम आप करती हैं? जी, मेरी मम्मी ने उस मामले में मुझे काफ़ी छूट दे रखी थी। वो बोलती थी तुम पढ़ाई करो, बाकी घर का काम हम देख लेंगे, तो वो नहीं करना पड़ा मुझे अभी तक। तो अभी तक आपकी कई नौकरियां हुई, तो फिर अभी तक आपने अपना शादी विवाह के बारे में क्यों नहीं सोचा? अभी तक तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, तो अभी मुझे टाइम नहीं मिला सोचने का। अब आगे देखेंगे, अभी तो जस्ट मैं फ्री हुई हूँ इस एग्ज़ाम साइकिल से, आगे देखेंगे क्या करना है। अब मतलब आय का भविष्य आप खुद निर्धारित करने वाली हैं? वैसा कोई कुछ सोचा नहीं है इस बारे में, अब सोचना शुरू करूंगी। सोचना शुरू करेंगे? जी जी। चलिए, देखिए, मोनिका श्रीवास्तव जी हैं जो पूरे देश के यूपीएससी के एग्जाम में 16वीं रैंक ला करके और बिहार के औरंगाबाद जिले की बेटी है और पूरे बिहार वासियों को गौरव करने का काम किया है। तो जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मोनिका श्रीवास्तव जी जैसी लड़कियों के लिए जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया है, तो एक राय जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। और जितने भी युवा युवतियां जो पढ़ाई कर रही हैं, जो अपना लक्ष्य को पाना चाहती है, उनके लिए आप लोग जी तोड़ मेहनत करने का प्रयास कीजिए। और ऐसे ऐसे मोनिका श्रीवास्तव जैसे हजारों की संख्या में लड़कियां हैं हमारे राज्य से लेकर के देश में, जो जी तोड़ मेहनत करके अपने लक्ष्य और मुकाम को हासिल कर रही हैं। तो आप लोग भी करने का प्रयास कीजिए। एक अंतिम संदेश दे दीजिए एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा। मेरे हिसाब से एजुकेशन जो है वो आपको एम्पावर करता है। आपकी फ्यूचर जो है वो डिसाइड होती है आपका एजुकेशन कैसा रहा हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, सेकंड आपका हेल्थ होना चाहिए। चलिए, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स।